अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे हिटलर के बारे में। वाज हिटलर एंड हिटलर्स राइज टू पावर। और हु वाज हिटलर के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ा है। और उसके बाद हमारा एक वो टॉपिक था बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, वो भी हमने पढ़ा। नाजीज्म किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा। इसमें हम आए थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन तक। और आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे व्हाट वेर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर कैसे जर्मन चांसलर बनता है, या फिर चांसलर के बाद जर्मनी का डिक्टेटर कैसे बनता है हिटलर। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। सबसे पहले क्राइसिस इन इकोनॉमी। जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा क्रिपल हो गई थी ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। मीन्स ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो भी वहां पे जो जिसे हम कहते हैं वीमार रिपब्लिक ने जो साइन किया था, जिसकी वजह से फिर जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, जिसकी वजह से जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क्स की, तो वो उसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाता है और हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच जाता है। यू मे हैव हियर्ड दैट के जर्मनी के लोगों को एक बोरी लेनी पड़ती थी पैसों की, फिर मार्केट से उसके लिए एक लूफ ऑफ ब्रेड आता था। मीन्स ये इकोनॉमिक क्राइस था। मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी जर्मनी में। इसके साथ साथ अगर हम देखें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में हमारे पास जो वीमर रिपब्लिक था ये एक वीक और फ्रेजाइल, मीन्स ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी। और अगर हम देखें तो सोसाइटी भी डिमांड कर रही थी कि एक हमें भी कुछ कोई ऐसा मिले, मीन्स कोई ऐसा लीडर जो हमें इन सभी तकालीफ से नजात दिलाए। तो हिटलर का थोड़ा बहुत किताब वाले ने यहाँ पे अर्लीस्ट बैकग्राउंड यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके राइज के लिए, मीन्स हिटलर कैसे चांसलर बनता है। सबसे पहले हमारी किताब कहती है कि हिटलर जो था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है 1914 में और चलता है 1918 तक। मीन्स 1914 टू 1918। तो हिटलर क्या करता है इस टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये अपने आप को एंटर करता है, एज सोल्जर एंटर हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग में ऐसी महारत दिखाता है जिसकी वजह से इसको ब्रेवरी के बहुत सारे मेडल्स दिए जाते हैं। मीन्स इसको आयरन क्रॉस दिया जाता है। आयरन क्रॉस देने की वजह से हिटलर का जो हौसला है वो बहुत ज्यादा बुलंद होता है। तो इसको बोला जाता है यू आर द फिटेस्ट मैन इन द जर्मन आर्मी, ब्रेवेस्ट मैन इन द जर्मन आर्मी। लेकिन ये इन सभी फीलिंग्स के साथ जब कोई इंसान ऐसा होता है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा हो, उसके बाद उसी इंसान को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में कि आपकी कंट्री जो है ये डिफीटेड नेशन है एंड आपकी कंट्री को अभी वॉर इंडमनेशन देनी है, आपकी कंट्री ने जंग हारी है। तो इससे क्या होता है, हिटलर के जहन पे एक बुरा असर पड़ता है। और इसके बाद ये अपना जो मिशन है, इस मीन्स नाजीइज्म का मिशन जो है या नाजी आइडियोलॉजी का मिशन है, ये स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ये क्या करता है, सबसे पहले ये इंटर होता है, हिटलर अपने आप को इंटर करता है एक पार्टी में, स्मॉल पार्टी होती है जिसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में ये इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, मेंबर बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज किया जाता है और इसका नाम पड़ जाता है जर्मन सोशलिस्टिक नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर यही पार्टी आहिस्ता आहिस्ता, अगर हमारे पास अगर आप याद रखोगे तो 1926 में सबसे पहले 1926 में सॉरी 1926 में सबसे पहले वर्ड नाजी यूज किया जाता है। जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता है गोबेल्स, वो यूज करता है सबसे पहले वर्ड नाजी।
और ये आइडियोलॉजी जो फैसिज्म यानी कि हिटलर बेनिटो मैसोलिनी जो एक इटली का फैसिस्ट लीडर था उससे मींस इनकॉर्पोरेट करता है, तो नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है ये फिर नाजी पार्टी के नाम से, ऑफिशियली इसका नाम यही था लेकिन पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ जाती है किस नाम से, नाजी पार्टी से। तो नाजी पार्टी जो है इसके बाद अपने गोल स्टार्ट करती है, अपना मकसद स्टार्ट करती है कि किस तरह से हमें अभी पावर को अपने हाथ में लेना है। ओके, इसके बाद 1923 में क्या हो जाता है, 1923 में हिटलर कोशिश करता है कि पावर अपने हाथ में ले ले, उसके लिए बर्लिन मार्च करता है। तो बर्लिन मार्च में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये इसका जो कंट्रोल का जो मार्च होता है ये फेल हो जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है और फिर धोखाधड़ी के लिए इसको सजा दी जाती है, जिसके बाद इसको लेटर ऑन रिलीज भी किया जाता है। तो अगर हम देखें काजेज ऑफ हिटलर्स राइज में अर्लीस्ट पार्ट में 1930 तक, अगर हम देखें 1930 तक, 30s तक इंडीड के 30s तक ये इतनी पॉपुलर पार्टी नहीं होती है, जिसके लिए हमें क्लू भी मिलता है जब यहाँ पे 1928 में इलेक्शंस होते हैं। 1928 के इलेक्शंस में हमारे पास ये मींस हमें ये इन्फो मिलता है कि इस नाजी पार्टी को खाली कितने वोट्स मिलते हैं, इसको खाली 2.6% वोट्स जर्मन रिस्टैग जर्मन पार्लियामेंट में मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये उतनी पॉपुलर इस टाइम में नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो बोला जाता है, हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं, हमारी बुक्स में मिलता है कि सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था नाजीइज्म के राइज के लिए या हिटलर्स राइज के लिए, वो था ग्रेट डिप्रेशन का टाइम। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में नाजी जब पूरी जर्मन कौम जो थी ये इनका हौसला पस्त होता है, इनकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज सेंटर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सेंटर जब कोलैप्स होता है या बैंक्स कोलैप्स होते हैं, कंपनीज बंद हो जाती है, या जर्मनी में पूरा जॉब लॉस हो जाता है, वर्कर्स जॉबलेस हो जाते हैं। इस टाइम में, इस डिप्रेशन के टाइम में, इस क्योस के टाइम में नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर इनके लिए अलग से था। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को होप देते हैं, ये लोगों को की उम्मीद जगाते हैं, इसके लिए बेटर फ्यूचर के लिए, आने वाला मुस्तकबिल जो होगा वो बहुत ज्यादा ताबनाक होगा। तो इसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं जर्मन पार्लियामेंट में, रिस्टैग में 1932 में, तो 1932 के इलेक्शंस में ये पार्टी जो है मींस सॉरी ये पार्टी जो है मींस नाजी पार्टी, इसको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मिलती है वोट्स में और 37% ऑफ वोट्स नाजी पार्टी को मिलते हैं। तो यहाँ पे रीजंस हमने देखे, एक रीजन था हिटलर्स राइज के लिए वीमर रिपब्लिक, दूसरा रीजन था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, तीसरा रीजन यहाँ तक हम आते आते आ गए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो एक और बड़ा रीजन है इसके लिए, वो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे थोड़ा कुछ इशू आ रहा है। हाँ, हिटलर्स पर्सनालिटी, हिटलर्स पर्सनालिटी ये एक बड़ा एक काज है हिटलर के राइज के लिए। तो हिटलर्स पर्सनालिटी में सबसे पहले हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, हिटलर एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देता था, इसके वर्ड्स में बहुत ज्यादा हम कहेंगे वो ग्रेविटी थी जो ऑडियंस को पे अलग से एक छाप छोड़ती थी।
तो इस वजह से हिटलर का जो एक पावरफुल स्पीकर होना, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसकी तरफ माइल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है नाजी पार्टी की तरफ मीन्स नाजी पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो ये अपने स्पीचेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता था, बहुत ज्यादा स्पीचेस में मीन्स स्ट्रेस देता था कि आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस जर्मनी अ स्ट्रॉन्ग नेशन, आई एम गोइंग टू अनडू द ऑल द इनजस्टिस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और मैं जर्मनी की जो डिग्निटी है, जो इंसल्ट हुई है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, वो इंसल्ट को मैं डिग्निटी से रेस्टोर करूंगा, एक अलग विकार मिलेगा जर्मन पीपल को, जर्मन नेशन को। तो यह अपने स्पीच में ये क्या करता था, ये प्रॉमिस करता था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये यूथ्स के लिए सिक्योर फ्यूचर की बात करता था, और इसमें ये बहुत ज्यादा माहिर था, मीन्स अच्छी स्पीच देता था। और एक सेंस यहाँ पे थी, वो ये थी कि ये हम कहेंगे उसे लोगों के कल्चर को यूज करता था, मीन्स इसमें ये बिलीव करता था जिसे हम कहते हैं रोमांटिकिज्म। तो वो ये यहाँ पे रिचुअल्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता था, मीन्स बड़ी बड़ी रैलीज होती थी। यहाँ पे अगर आप देखो राइट साइड से हमारे पास एक पिक्चर है, तो जिसमें आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे निशान है, इसको ये हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी का निशान था, इसको हम कहते हैं स्वास्तिका सिंबल, स्वास्तिका सिंबल। तो ये सिंबल जो है, ये यहाँ पे आपको रैली दिखेगी। हिटलर इन रैलीज के जरिए से लोगों को अपने साथ मिलाता था, क्योंकि लोग जो थे मीन्स रस्म रसूमात को ज्यादा मानते थे, तो ये कल्चर को अपनी पार्टी के साथ कनेक्ट करता था। तो इस तरह से हिटलर की पार्टी जो है 1930s तक आते आते बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी बन जाती है, और 37 वोट्स के साथ रिस्टैग में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लेकर उभर के आती है। इसके बाद 30 जनवरी 1933, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो जो कंट्री का प्रेसिडेंट होता है हिंडनबर्ग, ये आफ्टर अटेनिंग द हाईएस्ट परसेंट ऑफ वोट दिस वोट्स इन द जर्मन पार्लियामेंट, ये इसको चांसलरशिप की पोस्ट जो है के लिए अपॉइंट करता है। हिंडनबर्ग चांसलरशिप की पोस्ट जो है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पावर के लिहाज से जर्मनी की, तो ये ऑफर करता है किसको, एडोल्फ हिटलर को। तो आफ्टर कमिंग टू द पोस्ट ऑफ चांसलरशिप, तो हिटलर क्या करता है, ये पावर जो है अपने हाथ में लेना स्टार्ट करता है, और अपनी पावर से डिसमेंटल करता है पूरी डेमोक्रेटिक सेटअप को। इसके बारे में मैंने अर्लियर भी बोला था, हिटलर की आइडियोलॉजी, हिटलर कहता था इफ यू डिसलाइक लॉ फॉलो द लॉ, reach at the top, then change the law। तो इस तरह से ये क्या करता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जर्मनी में, वो होता है 28 फेब को। 28 फेब को क्या होता है, 1933 में यहाँ पे जर्मन पार्लियामेंट में आग लगती है। तो जर्मन पार्लियामेंट में आग लगने से जो है वहां पे बहुत ज्यादा क्योस जनरेट होता है, और इसी टाइम में जर्मनी में हिटलर जो है ये क्या करता है, ये सस्पेंड करता है ऑल सिविल राइट्स, he suspends all civil rights। तो सिविल राइट्स जो है ये सस्पेंड करता है, सिविल राइट्स सस्पेंडेड। तो इससे क्या होता है, इसके बाद ये डिक्लेयर करता है कि अभी ये मींस जो इसके आर्च एनिमीज थे, मींस इसके जो दुश्मन थे, कम्युनिस्ट्स थे, डेमोक्रेट्स थे, ज्यूज थे, ये इनकी डेस्टिनेशन यानी मींस ये इनको पिक कर लेता है, और इनकी डेस्टिनेशन मींस कंसंट्रेशन कैंप में इनको लेता। तो आग की वजह से ये सिचुएशन जनरेट होती है, लेकिन मकसद ऑलरेडी होता है हिटलर का, मींस एम ऑलरेडी डिक्लेयर होता है। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जर्मन तवारीख में आता है, वो आता है यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 3 1933। यार यहाँ पे ये 1933 है, आप 1993 ये यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गया। तो इनेबलिंग एक्ट जो है ये आता है 3 मार्च को, मींस 1933 में। 1933 में इस एक्ट के तहत क्या होता है, जर्मनी में डिक्टेटरशिप का एक्ट आता है, मींस डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की जाती है। आफ्टर बिकमिंग द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी, तो जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर बनता है कब,
3 मार्च 1933। जर्मनी का चांसलर कब बनता है? 30 जनवरी 1933। जर्मन पार्लियामेंट में कब आग लगती है? 28 ऑफ फेब 1933। तो इसके बाद क्या करता है हिटलर? तो इसके बाद ये एक आफ्टर बिकमिंग दिस डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, हिटलर क्या करता है? हिटलर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डिक्लेयर करता है इलीगल, ट्रेड यूनियंस को डिक्लेयर करता है इलीगल, और ऑनली जो यहाँ पे है नाजी पार्टी उसको मींस ये लीगल ठहराता है। इसके बाद अपना मिशन जो है मींस नाजी मिशन जो था इसके लिए काम स्टार्ट होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस टॉपिक में हमने पढ़ा हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर्स राइज टू पावर। आई होप कि आप सबों को ये समझ में आया होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।